श्रुतिपीडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत खास घोषणा है। जी। हम भारतीय राज्य व्यवस्था पर मतलब इंडियन पॉलिटी पर एम लक्ष्मीकांत की जो मशहूर किताब है उस पर एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया खबर है। हाँ, और ये एक विस्तृत चर्चा होगी। हमारी कोशिश रहेगी कि हर विषय को गहराई से समझें, लाइन बाय लाइन कवर करें। बिल्कुल, होलिस्टिक डिस्कशन जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली ये सीरीज उन सभी के लिए बहुत उपयोगी हो सकती हैं जो भारत के शासन और संविधान को बारीकी से समझना चाहते हैं। हाँ, और खासकर सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए तो ये किताब एक तरह से गीता बाइबल जैसी है ना? बिल्कुल। यूपीएससी सिलेबस देखें तो प्रीलिम्स में इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पूरा सेक्शन है। कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज वगैरह। और मेंस में? और मेंस के जनरल स्टडीज पेपर 2 का तो बड़ा हिस्सा ही गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी है। वो सिलेबस से सीधे जुड़ा हुआ है। हाँ, बिल्कुल सीधे। GS2 मेंस का पहला ही टॉपिक है। जी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, एवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। अच्छा। तो आज हम इसी हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स यानी ऐतिहासिक नींव और एवोल्यूशन यानी विकास पर बात करेंगे, जो लक्ष्मीकांत का पहला अध्याय है। जी हाँ। और अगर आप पिछले सालों के प्रश्न पत्र PYQs देखें तो इस हिस्से से लगातार सवाल आते हैं, कभी किसी एक्ट पर, कभी उसके प्रभाव पर। सही बात है। ये समझना जरूरी है कि संविधान बना कैसे, उसकी जड़ें कहाँ हैं। बिल्कुल, ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है, एक लंबा सफर है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। आज हम लक्ष्मीकांत के पहले अध्याय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की गहराइयों में उतरते हैं। जी। और इसके लिए हमारे हाथ में है लक्ष्मीकांत की बहुत मशहूर किताब इंडियन पॉलिटी। हम इसका पहला अध्याय देख रहे हैं। बिल्कुल। हमारा मिशन ये है कि इसमें जो ब्रिटिश काल के एक्ट्स बताए गए हैं उनके जरूरी पॉइंट्स को समझें, सरल हिंदी में, और जहां जरूरत हो जरूरी अंग्रेजी शब्दों के साथ भी। हाँ, ताकि अंग्रेजी मीडियम वालों को भी आसानी हो। बिल्कुल। असल में ये पूरे पॉलिटी सिलेबस के लिए एक फाउंडेशन, एक बुनियाद तैयार करता है। बुनियाद कैसे? जैसे आज हम बात करते हैं संसदीय प्रणाली की, पार्लियामेंट्री सिस्टम की, हाँ। या शक्तियों के विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर्स की, तो ये सब आया कहाँ से? हाँ, ये सवाल तो है। इनकी जड़ें इन्हीं पुराने एक्ट्स में मिलती हैं। तो अगर हम इन्हें नहीं समझेंगे तो आगे की बातें थोड़ी हवा में लगेंगी। ये हमें क्यों का जवाब देता है। बिल्कुल, ये क्यों जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से, है ना? जी हाँ। द कंपनी रूल 1773 से 1858 तक। तो इसमें पहला बड़ा पड़ाव आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसे पहला महत्वपूर्ण कदम क्यों मानते हैं? क्या खास हुआ था उस वक्त? हुआ ये था, देखिए, 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई। हाँ। और फिर 1765 में कंपनी को दीवानी अधिकार मिल गए, मतलब रेवेन्यू और सिविल जस्टिस के अधिकार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। राइट। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग बॉडी नहीं रह गई थी, वो एक टेरिटोरियल पावर, एक क्षेत्रीय शक्ति बन चुकी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कंपनी के अफसर तो खूब पैसा बना रहे थे, पर कंपनी खुद कर्ज में जा रही थी। तो ब्रिटिश सरकार को लगा कि भाई अब इनको कंट्रोल करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, लगाम कसने की जरूरत महसूस हुई। बिल्कुल। तो ये 1773 का एक्ट इसी दिशा में पहला, कह सकते हैं, सीरियस प्रयास था ब्रिटिश पार्लियामेंट का। पहली बार कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस यानी राजनैतिक और प्रशासनिक कामों को मान्यता दी गई, और यहीं से भारत में एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। अच्छा, मतलब अंग्रेजी में कहें तो फर्स्ट स्टेप बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट EIC's अफेयर्स, recognized its political administrative functions, laid foundation for central administration. Exactly, बिल्कुल सही। तो ये कंट्रोल की शुरुआत थी। इस एक्ट ने फिर क्या मुख्य बदलाव किए? मैंने सुना है बंगाल के गवर्नर का पद बदला, सुप्रीम कोर्ट बना, कुछ ऐसा। हाँ, इसके कुछ मुख्य पॉइंट्स थे। पहला तो यही कि बंगाल के गवर्नर को अब बना दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। Okay. लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स पहले थे, और उनकी मदद के लिए 4 सदस्यों की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यकारी परिषद भी बनाई गई। So Governor of Bengal became Governor General of Bengal, Lord Warren Hastings first, with a 4-member executive council. ठीक है।
दूसरा, जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे वो अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन, मतलब सबऑर्डिनेट हो गए। सेंट्रलाइजेशन। सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। हाँ, केंद्रीकरण की तरफ ये पहला कदम था। तीसरा, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाने का प्रावधान किया गया जो 1774 में बना भी। एक चीफ जस्टिस और 3 और जज थे उसमें। Provision for a Supreme Court at Calcutta, established 1774. सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में। ओके। चौथा, कंपनी के जो कर्मचारी थे, जो सर्वेंट्स थे, उन पर प्राइवेट ट्रेड करने और रिश्वत या तोहफे लेने पर रोक लगा दी गई। अच्छा, करप्शन रोकने की कोशिश। प्रोहिबिटेड प्राइवेट ट्रेड एंड एक्सेप्टिंग ब्राइब्स इन प्रेजेंस। हाँ, कह सकते हैं। और पांचवा, कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उन्हें अब भारत में अपने रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स की रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को देनी पड़ती थी। इससे ब्रिटिश सरकार का कंट्रोल और मजबूत हुआ। Strengthen British control by requiring Court of Directors to report on affairs. समझ गया। तो ये था 1773 का एक्ट, लेकिन कहते हैं इसमें कुछ कमियां भी थीं। शायद इसीलिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। पर उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। उसमें क्या खास था? हाँ, 1773 के एक्ट में कुछ कमियां थीं, खासकर गवर्नर जनरल की शक्तियां और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को लेकर कुछ कंफ्यूजन था। तो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट उसे सुधारने के लिए आया था। लेकिन हाँ, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट वो ज्यादा सिग्निफिकेंट था। क्यों? क्या किया उसने? उसने कंपनी के कामों को, फंक्शंस को 2 हिस्सों में बांट दिया। कमर्शियल यानी व्यापारिक काम और पॉलिटिकल यानी राजनीतिक काम, इनको अलग अलग कर दिया। डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस। अच्छा, सेपरेशन ऑफ फंक्शंस। बिल्कुल। और यहीं से शुरू हुई दोहरी सरकार की व्यवस्था, सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। व्यापारिक मामले तो पहले की तरह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखता रहा, लेकिन राजनीतिक मामले जैसे सिविल, मिलिट्री, रेवेन्यू, इनको मैनेज करने के लिए एक नई बॉडी बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल? हाँ, और इसे ब्रिटिश सरकार नियुक्त करती थी। तो एक तरह से 2 बॉस हो गए। और एक और बहुत दिलचस्प बात, क्या? इसी एक्ट में पहली बार कंपनी के कब्जे वाले भारतीय इलाकों को ऑफिशियली कहा गया भारत में ब्रिटिश संपत्ति, ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। ओह, मतलब अब वो खुलकर कह रहे थे कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। हाँ, ये उनके बढ़ते दावे का संकेत था। फर्स्ट टाइम कंपनीज टेरिटरीज कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। ये तो वाकई बड़ा बदलाव था। अच्छा, इसके बाद फिर चार्टर एक्ट्स की एक पूरी सीरीज आई है ना, 1793, 1813, 1833, 1853। ये हर 20 साल में आते थे। क्या ये सिर्फ कंपनी का लाइसेंस रिन्यू करते थे या इनमें भी कुछ बड़े बदलाव थे? ये एक्ट्स कंपनी के चार्टर को, मतलब भारत में उनके व्यापार और शासन के अधिकार को 20 साल के लिए रिन्यू तो करते थे, लेकिन हर बार ब्रिटिश सरकार इनमें कुछ न कुछ अहम बदलाव भी लाती थी। इनसे भारत पर उनका कंट्रोल और भारत का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर धीरे धीरे बदलता गया। अच्छा, तो कुछ खास बदलाव अगर देखें, जैसे 1813 का एक्ट। हाँ, 1813 का एक्ट अहम था क्योंकि इसने भारत में कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली था, व्यापारिक एकाधिकार, उसे काफी हद तक खत्म कर दिया। ओह, मोनोपोली खत्म। हाँ, बस चाय और चीन के साथ व्यापार का एक अधिकार बचा रहा, बाकी सब ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। इसी एक्ट ने क्रिश्चियन मिशनरीज को भारत आने की इजाजत दी और पहली बार भारतीयों की शिक्षा के लिए, वेस्टर्न एजुकेशन के प्रसार के लिए सालाना 1 लाख रुपए का प्रावधान भी किया गया। Abolished trade monopoly except tea and China, allowed missionaries, provided funds for Indian education. शिक्षा के लिए फंड्स, ये तो नई बात थी। फिर आया 1833 का एक्ट। हाँ, 1833 का एक्ट ब्रिटिश भारत में सेंट्रलाइजेशन, मतलब केंद्रीकरण का कह सकते हैं फाइनल स्टेप था। फाइनल स्टेप कैसे? इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिंक पहले थे। पूरे भारत का? हाँ, और सारी सिविल और मिलिट्री पावर्स, नागरिक और सैन्य शक्तियां उन्हीं में निहत कर दी गई। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों से कानून बनाने की शक्ति छीन ली गई। और सबसे बड़ा बदलाव, जी, अब वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह गई जो ब्रिटिश क्राउन के ट्रस्टी के तौर पर भारत का शासन चलाती थी। Ended EIC as a commercial body, became purely administrative। इसी एक्ट में सिविल सर्वेंट्स के सिलेक्शन के लिए ओपन कंपटीशन की कोशिश भी हुई थी, जिसमें भारतीयों को भी शामिल करने की बात थी।
पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने विरोध किया तो वो लागू नहीं हो पाया। कोशिश हुई पर कामयाब नहीं हुई। अच्छा, फिर 1853 का एक्ट, इसमें क्या खास था? 1853 में कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आया। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसके लेजिस्लेटिव यानी विधायी कानून बनाने वाले काम और एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारी लागू करने वाले कामों को अलग-अलग कर दिया। Separated legislative and executive functions of GG's council for the first time. अच्छा, सेपरेशन ऑफ पावर्स विद इन द काउंसिल, हाँ, एक तरह से। और काउंसिल में 6 नए सदस्य जोड़े गए जिन्हें लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स यानी विधान पार्षद कहा गया। इससे जो नई बॉडी बनी उसे कहा गया इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद। और इसने एक तरह से मिनी पार्लियामेंट, एक छोटी संसद की तरह काम करना शुरू किया। मिनी पार्लियामेंट? जी। और हाँ, जो कोशिश 1833 में अधूरी रह गई थी सिविल सर्विसेज वाली, वो यहाँ पूरी हुई। सिविल सर्विसेज में भर्ती के लिए ओपन कंपटीशन सिस्टम शुरू किया गया और इसे भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया। Introduced open competition for civil services open to Indians too. इसके लिए 1854 में मैकाले कमेटी बनी थी। मैकाले कमेटी 1854, ये इंपॉर्टेंट है? हाँ, और एक और नई चीज हुई, पहली बार सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोकल रिप्रेजेंटेशन यानी स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई। लोकल रिप्रेजेंटेशन कैसे? जो 6 नए सदस्य जुड़े थे उनमें से 4 को मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की प्रांतीय सरकारें नियुक्त करती थीं। Introduced local representation in the council. अच्छा, तो धीरे-धीरे सिस्टम बन रहा था। तो 1853 तक आते-आते कंपनी बस नाम की रह गई थी और शासन का ढांचा काफी बदल गया था। फिर आया 1857 का वो बड़ा विद्रोह, सिपाही विद्रोह या पहला स्वतंत्रता संग्राम। उसके बाद तो सब कुछ बदल गया होगा। बिल्कुल। 1857 का जो विद्रोह था उसने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया। उन्हें ये समझ आ गया कि अब कंपनी के भरोसे भारत पर राज करना मुमकिन नहीं है और खतरनाक भी है। हाँ, जाहिर है। तो नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1858 में एक नया कानून पास किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858। इसे भारत के अच्छे शासन के लिए अधिनियम भी कहा गया। अच्छे शासन के लिए मतलब ये कि अब कंपनी राज खत्म और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के हाथ में। सीधा ताज का शासन। तो इस एक्ट ने क्या खास बदलाव किए? वाइसरॉय का पद इसी से आया ना, वाइसरॉय? हाँ, ये सबसे बड़ा बदलाव था। ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया और भारत का शासन, इलाके और रेवेन्यू सब सीधे ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर हो गए। अबॉलिश्ड EIC, ट्रांसफर्ड पावर्स टू ब्रिटिश क्राउन। गवर्नर जनरल का जो डेजिग्नेशन था, पद नाम, वो बदलकर हो गया भारत का वाइसरॉय, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसरॉय बने। लॉर्ड कैनिंग पहली वाइसरॉय? हाँ, और वाइसरॉय भारत में क्राउन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, सीधा प्रतिनिधि होता था। जो पिट्स इंडिया एक्ट वाली डबल गवर्नमेंट थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, वो दोनों खत्म कर दिए गए, एंडेड डबल गवर्नमेंट। अच्छा, वो ड्यूअल सिस्टम खत्म। हाँ, और एक नया ऑफिस, नया पद बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत के राज्य सचिव। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये कौन थे? ये ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था, एक मंत्री, और भारतीय प्रशासन पर उसका पूरा अधिकार था और वो सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट को जवाबदेह था। क्रिएटेड न्यू ऑफिस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। उसकी मदद के लिए लंदन में 15 सदस्यों की एक काउंसिल ऑफ इंडिया, भारत परिषद भी बनाई गई, जो एक एडवाइजरी बॉडी थी। अच्छा, तो अब कंट्रोल सीधा लंदन से? बिल्कुल, अब भारत का शासन सीधे लंदन से चलने लगा। ठीक है, तो अब कंपनी खत्म जी, सीधा ब्रिटिश सरकार का राज। इसके बाद आए इंडियन काउंसिल्स एक्ट्स 1861, 1892, 1909। इनमें क्या हुआ? क्या इनमें भारतीयों को शासन में थोड़ी जगह देने की कोशिश हुई? आपने कहा था 1857 के बाद शायद अंग्रेजों को लगा होगा कि भारतीयों को साथ लेना जरूरी है। हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे। 1857 के अनुभव ने अंग्रेजों को ये सिखाया कि भाई भारतीयों को पूरी तरह इग्नोर करके शासन चलाना ठीक नहीं है, थोड़ा बहुत उनको भी शामिल करना पड़ेगा। तो इन एक्ट्स में धीरे धीरे बहुत ही लिमिटेड तरीके से भारतीयों को एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ मेकिंग से जोड़ने की कोशिश की गई। अच्छा, तो 1861 के एक्ट में क्या था?
1861 का एक्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने कानून बनाने की प्रक्रिया में, लॉ मेकिंग प्रोसेस में भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत की। रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत कह सकते हैं। कैसे? वाइसरॉय अब कुछ भारतीयों को अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स यानी गैर सरकारी सदस्यों के तौर पर नॉमिनेट कर सकता था। वाइसरॉय कुड नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 लोगों को नॉमिनेट किया भी, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। शुरुआत हुई। हाँ, और इसने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को फिर से लेजिस्लेटिव पावर्स देकर डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया भी शुरू की, जो 1833 के एक्ट से बिल्कुल उलट था। इनिशिएटेड डिसेंट्रलाइजेशन। और इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो सिस्टम को भी मान्यता दी। पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब मिनिस्टर्स वाला सिस्टम? हाँ, एक तरह से। वाइसरॉय की काउंसिल के हर मेंबर को एक या ज्यादा डिपार्टमेंट्स का इंचार्ज बना दिया जाता था। रिकॉग्नाइज्ड पोर्टफोलियो सिस्टम। अच्छा, फिर आया 1892 का एक्ट। हाँ, 1892 के एक्ट ने सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या तो बढ़ाई, लेकिन ऑफिशियल मेजॉरिटी यानी सरकारी सदस्यों का बहुमत बनाए रखा। मतलब कंट्रोल अभी भी उन्हीं का। बिल्कुल, असली ताकत उन्हीं के पास थी। हाँ, काउंसिल्स के फंक्शंस थोड़े बढ़ाए गए। अब मेंबर्स बजट पर बहस कर सकते थे और एग्जीक्यूटिव से सवाल पूछ सकते थे। Increased functions like discussing budget, questioning executive. सवाल पूछ सकते थे, ये तो इम्पोर्टेंट है। नॉमिनेशन कहा गया था, पर शुरुआत हो गई थी। लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर यूज ऑफ इलेक्शन, दो नॉट नेम्ड इलेक्शन। समझ गया, एक घुमावदार तरीका। फिर आया 1909 का एक्ट, जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। इसमें क्या खास था? हाँ, 1909 का एक्ट तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड मार्ले और वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो के नाम पर। इसने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का साइज काफी बढ़ा दिया, सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों का साइज बढ़ाया और पहली बार किसी भारतीय को वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल करने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय मेंबर बने, उन्हें लॉ मेंबर बनाया गया था। फर्स्ट टाइम एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय, एसपी सिन्हा फर्स्ट एज लॉ मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। ये तो बड़ी बात थी। हाँ, ये बड़ी बात थी, लेकिन इस एक्ट का सबसे विवादास्पद, सबसे कंट्रोवर्शियल पहलू कुछ और था। वो क्या? वो था मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट यानी पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत करना, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। सेपरेट इलेक्टोरेट। इसका मतलब था कि मुस्लिम मेंबर्स का चुनाव सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही कर सकते थे। इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। इसने एक तरह से भारत में सांप्रदायिकता को कानूनी मान्यता दे दी। ओह, ये तो फूट डालो राज करो वाली बात हो गई। बिल्कुल, इसीलिए लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट यानी सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। ये तो वाकई बहुत दूरगामी असर डालने वाला कदम था। खैर, इसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। यहाँ से डायरकी और बाइकैमरलिज्म जैसी नई चीजें आई, द्वैध शासन और द्विसदनीयता। ये क्या थी? हाँ, 1919 का एक्ट भी एक बड़ा लैंडमार्क था। इससे पहले 1917 में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार ऑफिशियली कहा था कि उनका लक्ष्य भारत में धीरे धीरे एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यानी उत्तरदायी सरकार स्थापित करना है। अच्छा, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। हाँ, तो ये एक्ट उसी दिशा में एक कदम माना गया। इसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मॉन्टेग्यू और वाइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के नाम पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहते हैं। इसकी कुछ खास बातें थी। जी, बताएं। पहली, इसने सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को अलग अलग कर दिया। मतलब केंद्र किन विषयों पर कानून बनाएगा और प्रांत किन पर। डिमार्केटेड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। ओके, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स। दूसरी, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को फिर 2 हिस्सों में बांटा गया, ट्रांसफर्ड यानी हस्तांतरित और रिजर्व्ड यानी आरक्षित। ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड, ये क्या था? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जैसे एजुकेशन, हेल्थ वगैरह, इनको गवर्नर उन मिनिस्टर्स की सलाह से एडमिनिस्टर करता था जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति रिस्पॉन्सिबल थे। लेकिन रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स जैसे फाइनेंस, पुलिस, लैंड रेवेन्यू, इनको गवर्नर अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से देखता था और ये काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। अच्छा,
मतलब कुछ मामलों में जवाबदेही, कुछ में नहीं। बिल्कुल। प्रांतों में सरकार की इसी दोहरी स्कीम को डायरकी कहा गया। डायरकी ग्रीक शब्द है, मतलब डबल रूल। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स डिवाइडेड इनटू ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड। दिस ड्यूअल स्कीम वाज डायरकी। हालांकि ये सिस्टम बहुत कामयाब नहीं हुआ। कॉम्प्लिकेटेड लगता है। और बाइकैमरलिज्म? हाँ, तीसरी बात, इसने सेंटर में, केंद्र में पहली बार बाइकैमरलिज्म यानी 2 सदनों वाली लेजिस्लेचर की शुरुआत की। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल की जगह अब एक अपर हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट, और एक लोअर हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली बन गया, जैसे आज राज्यसभा और लोकसभा हैं। इंट्रोड्यूस बाइकैमरलिज्म एट द सेंटर। ओके, 2 सदन। और चौथी, देश में पहली बार डायरेक्ट इलेक्शंस की शुरुआत हुई। इंट्रोड्यूस डायरेक्ट इलेक्शंस, लेकिन वोट देने का अधिकार, फ्रेंचाइज बहुत लिमिटेड था, प्रॉपर्टी, टैक्स या एजुकेशन के बेस पर। डायरेक्ट इलेक्शंस पर लिमिटेड, ठीक है। और कुछ? हाँ, सेपरेट इलेक्टोरेट्स को सिखों, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया। वो और बढ़ गया? जी। और एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने का प्रावधान किया गया, जिसके तहत 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बना। Provided for a Public Service Commission, Central PSC set up in 1926। और इसी एक्ट में ये भी कहा गया था कि 10 साल बाद इसके काम की जांच के लिए एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनेगा। और वही बना साइमन कमीशन। बिल्कुल, उसी के तहत साइमन कमीशन आया। अच्छा, तो डायरकी आई प्रांतों में और बाइकैमरलिज्म आया सेंटर में। फिर साइमन कमीशन आया 1927 में, जिसका खूब विरोध हुआ क्योंकि उसमें कोई भारतीय नहीं था। साइमन गो बैक नारे लगे। फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, गोलमेज सम्मेलन। इनसे क्या निकला? हाँ, साइमन कमीशन का भारी विरोध हुआ। उसने 1930 में अपनी रिपोर्ट दी। फिर लंदन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, जिनमें ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश इंडिया के नेता और रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल हुए। मकसद था भारत के फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन पर डिस्कशन करना। इन्हीं डिस्कशंस और साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बेस पर फिर अगला बड़ा एक्ट बना, 1935 का एक्ट। लेकिन इसी बीच एक और चीज हुई। क्या? 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की। कम्युनल अवार्ड? जी। इसमें क्या था? इसने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को डिप्रेस्ड क्लासेस यानी दलित वर्गों के लिए भी एक्सटेंड कर दिया। दलितों के लिए भी? हाँ, गांधी जी ने इसका जबरदस्त विरोध किया। उन्होंने पूना की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। अच्छा। आखिर में गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। पूना पैक्ट 1932। हाँ। इसमें दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात तो वापस ले ली गई, लेकिन उनके लिए प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेचर्स में रिजर्व्ड सीटें काफी बढ़ा दी गईं, और इन सीटों का चुनाव जॉइंट इलेक्टोरेट से ही होना था। Gandhiji's fast led to Pune Pact, retained joint electorate but gave reserved seats to depressed classes। समझ गया? ये पूना पैक्ट तो आज भी बहुत डिस्कस होता है। खैर, अब आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर। भारत सरकार अधिनियम 1935। सुना है ये बहुत ही लंबा और डिटेल डॉक्यूमेंट था और हमारे आज के संविधान पर इसका बहुत गहरा असर है। हाँ, ये अब तक का सबसे लंबा एक्ट था। 321 सेक्शंस और 10 शेड्यूल्स थे इसमें। ये एक तरह से कह सकते हैं कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की दिशा में दूसरा बड़ा मील का पत्थर था। और ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे आज के संविधान ने इससे बहुत सारे फीचर्स लिए हैं। अच्छा, क्या थी इसकी मुख्य बातें? पहली बात, इसने एक ऑल इंडिया फेडरेशन, अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स यानी रजवाड़े यूनिट्स के तौर पर शामिल होते। प्रोवाइडेड फॉर एन ऑल इंडिया फेडरेशन? हाँ, फेडरेशन जैसे आज है? हाँ, वैसा ही कुछ, लेकिन ये फेडरेशन कभी बन नहीं पाया क्योंकि रजवाड़े इसमें शामिल ही नहीं हुए। ओह, तो वो लागू नहीं हुआ। और दूसरी, इसने प्रांतों में जो डायरकी थी, द्वैध शासन, उसे खत्म कर दिया और उसकी जगह प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की। Abolished diarchy in provinces, introduced provincial autonomy। मतलब प्रांतों को अपने दायरे में ज्यादा आजादी मिली और वहां पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स बनी। अच्छा, प्रांतों को ऑटोनॉमी, ये तो बड़ा कदम था। हाँ। तीसरा, केंद्र में डायरकी अपनाने का प्रावधान किया गया, जो प्रांतों से खत्म की गई थी। लेकिन मजे की बात यह है कि ये भी कभी लागू नहीं हो पाया। Provided for diarchy at the center,
never implemented. ये भी लागू नहीं हुआ। Okay. चौथा, 11 में से 6 प्रांतों में बाइकैमरलिज्म यानी 2 सदनों वाली विधायिका शुरू की गई। Introduced bicameralism in 6 provinces. प्रांतों में भी 2 सदन। ठीक है। पांचवा, सेपरेट इलेक्टोरेट्स को डिप्रेस्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट्स, विमेन, महिलाओं और लेबर श्रमिकों के लिए और एक्सटेंड किया गया। ये सेपरेट इलेक्टोरेट तो बढ़ता ही गया। हाँ। छठा, देश की करेंसी और क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना का प्रावधान किया गया। हाँ, प्रोवाइडेड फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई वो इसी एक्ट से आया। जी। सातवां, न सिर्फ फेडरल लेवल पर फेडरल पीएससी बल्कि प्रोविंशियल लेवल प्रोविंशियल पीएससी और जॉइंट पीएससी 2 या ज्यादा प्रांतों के लिए बनाने की भी बात कही गई। आठवां, एक फेडरल कोर्ट संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया जो 1937 में स्थापित हुआ भी। प्रोवाइडेड फॉर अ फेडरल कोर्ट सेट अप इन 1937। फेडरल कोर्ट। और नौवीं, सबसे महत्वपूर्ण बात शायद, शक्तियों को केंद्र और इकाइयों के बीच 3 लिस्ट्स में बांटा गया, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। Divided powers into फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। जो बची खुची पावर्स थीं, रेजिड्यूरी पावर्स, वो वाइसरॉय को दी गईं। ये लिस्ट सिस्टम तो आज भी हमारे संविधान में है। 7th शेड्यूल। बिल्कुल। हमारे संविधान ने 1935 के एक्ट से बहुत कुछ लिया है। ढांचागत हिस्सा तो काफी कुछ यहीं से आया है। वाकई 1935 का एक्ट तो बहुत ही व्यापक था। इसकी कई चीजें आज भी हमारे सिस्टम का हिस्सा हैं। और फिर आखिरकार आजादी, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसने क्या किया? हाँ, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, ब्रिटेन कमजोर हुआ, भारत में आजादी का आंदोलन जोरों पर था। फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा कर दी कि जून 1948 तक अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। लेकिन मुस्लिम लीग ने भारत के बंटवारे की मांग तेज कर दी। तब वाइसराय लॉर्ड माउंटबैटन ने 3 जून 1947 को पार्टीशन प्लान यानी माउंटबैटन प्लान पेश किया। माउंटबैटन प्लान, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। इसी प्लान को लागू करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने फटाफट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास किया। और इसने क्या किया? इसने 15 अगस्त 1947 को भारत में ब्रिटिश रूल खत्म कर दिया और भारत को एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट यानी स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। Ended British rule, declared India independent and sovereign from August 15, 1947. आजादी। हाँ। इसने भारत का बंटवारा करके 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन बनाए, इंडिया और पाकिस्तान। Partitioned India into India and Pakistan. वाइसरॉय का ऑफिस खत्म कर दिया गया और दोनों डोमिनियन के लिए गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। शुरुआत में माउंटबैटन भारत के बने, जिन्ना पाकिस्तान के। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद भी खत्म हो गया। जो प्रिंसली स्टेट्स थे, रजवाड़े, उन पर से ब्रिटिश पैरामाउंसी यानी सर्वोच्चता खत्म हो गई। उन्हें आज़ादी दी गई कि वो चाहे तो इंडिया में शामिल हों या पाकिस्तान में या फिर इंडिपेंडेंट रहे। Declared lapse of British paramountcy over princely states. वो मुश्किल दौर था फिर रजवाड़ों को शामिल करने का। बिल्कुल। और सबसे ज़रूरी बात, इसने दोनों डोमिनियंस की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज थीं, संविधान सभाएं, उन्हें पूरी शक्ति दी कि वो अपने अपने देश के लिए संविधान बनाएं और किसी भी ब्रिटिश कानून को, यहाँ तक कि इस इंडिपेंडेंस एक्ट को भी रिपील कर सकें यानी निरस्त कर सकें। Empowered constituent assemblies to frame constitutions and repeal any British law. पूरी शक्ति संविधान सभा को, और इसी के साथ आज़ादी आई। भारत की अपनी संविधान सभा ने संविधान बनाने का काम पूरा किया और स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बना, जिसमें नेहरू जी, पटेल जी, अंबेडकर जी जैसे महान नेता शामिल थे। जी हाँ। तो हमने देखा कि कैसे 1773 से ये सफ़र शुरू हुआ और 1947 तक इन एक्ट्स के जरिए भारत का जो संवैधानिक ढांचा है वो धीरे धीरे विकसित हुआ। ये वाकई एक लंबा सफ़र था। बिल्कुल, ये कोई एक दिन में या एक एक्ट से हुआ बदलाव नहीं था। ये एक ग्रेजुअल इवोल्यूशन था, एक क्रमिक विकास। हर एक्ट पिछले एक्ट की कमियों को या बदलती परिस्थितियों को एड्रेस करने की कोशिश थी। और इसी पूरी प्रक्रिया ने वो बेस तैयार की, वो ज़मीन तैयार की जिस पर हमारे फाउंडिंग फादर्स ने हमारे संविधान की इमारत खड़ी की। सही। पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, डिवीजन ऑफ पावर्स, पब्लिक सर्विस कमीशन, बहुत सी चीज़ों की जड़ें यही हैं।
और इसीलिए जैसा हमने शुरू में कहा, यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझना इतना जरूरी है। हाँ। ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के पीछे का क्यों समझाता है, उनकी इवोल्यूशनरी जर्नी दिखाता है। इससे रटने की बजाय कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। बहुत खूब। ये पूरी यात्रा समझने से वाकई आज के संविधान को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। इस बेहतरीन और डिटेल चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है श्रोताओं को श्रुतिपीडिया की आज की ये चर्चा पसंद आई होगी। ये हमारी लक्ष्मीकांत सीरीज की पहली कड़ी थी। हाँ, एक नई शुरुआत। तो हम जानना चाहेंगे कि क्या इस सीरीज को जारी रखा जाए। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, फीडबैक जरूर दें। कृपया नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये चर्चा कैसी लगी और क्या आप आगे के अध्याय भी इसी तरह सुनना चाहेंगे। आपके कमेंट्स हमें गाइड करेंगे। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो श्रुतिपीडिया को सब्सक्राइब करना और इस प्रस्तुति को लाइक करना ना भूलें। इससे हमें हौसला मिलता है। सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।